तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था, जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो हमारे देश के नेता हैं, चाहे वो सरकार के हो या विपक्ष के हो, उनके भाषणों में गर्मी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और उनके बयान में एक दूसरे की सरकार को या विपक्ष को नीचा करने की या नीचे दिखाने की और अपनी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने की भरकस कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे देश के मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, दूसरा अरविंद केजरीवाल के बारे में और कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी के बारे में। तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल से बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने अभी जो बाहर आते ही जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि साहब मैं आपसे भीख मांगता हूं, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, हमें वोट करो। अगर आप हमें वोट नहीं करोगे तो अगर अब की बार भी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो फिर अगली बार चुनाव ही नहीं होगा। जैसे रूस के अंदर चुनाव नहीं होगा, यह चुनावी प्रक्रिया को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये बात हम बहुत बार सुन चुके हैं, मगर अभी उनको डर लग रहा है क्योंकि उनको पता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वह वापस तिहाड़ जेल में जाएंगे। और वो तिहाड़ जेल में तो वैसे भी जाएंगे क्योंकि उनके पास जो लाइसेंस है बाहर रहने का वह सिर्फ 1 जून तक का है। ठीक है, तो इसलिए वह उनको ये थोड़ा लग रहा है कि अगर बाई चांस नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो हो सकता है अगर उन्हीं की इंडिया अलायंस की सरकार आ जाए तो कुछ। ठीक है, दूसरे राहुल गांधी जी है, जो राहुल गांधी जी भी भाई साहब जो उनके बयान होते हैं वह आधे बयान तो उनको खुद को भी समझ में नहीं आते होंगे, क्योंकि मैंने अधिकतर कहा है कि इनको जो भी बयान दिए जाते हैं, हालांकि मुझे पहले लगता था कि उनको जो बयान दिए जाते थे उनके समझ में नहीं आते, मगर अगर आप इनके अब बयानों को देखेंगे तो वह बयान बिल्कुल मतलब बिना सिर पैर के तो होते ही, मगर वह बयान काफ़ी खतरनाक भी होते हैं। ऐसे खतरनाक होते हैं कि इनके बयानों को अगर सीरियसली लिया जाए तो इनके बयानों के पीछे अगर लोग चलेंगे तो सीरियसली इस देश के अंदर गृह युद्ध की क्या बोलते हैं सिचुएशन या परिस्थिति भी आ सकती है। ठीक है, अब जैसे राहुल गांधी जी बोलते हैं कि सब, जैसे पहला तो इनके जो बयान है वह बोलते हैं कि सब अग्निवीर में यह लोग सिर्फ 4 साल के लिए जो हमारे फौजी सैनिक बनाते हैं उसके बाद में वह उनको निकाल देते हैं और 4 साल के बाद में जो 4 में से 1 लेंगे। और उन्होंने बाकायदा पूरा इशारा करके बोला है कि आपको पता है कि वह किन में से लेंगे और कैसे लेंगे। मतलब यह यहाँ पर वह जो फौज में जो सिलेक्शन होगा उसके ऊपर भी वह उंगली उठा रहे हैं। दूसरा वो कहते हैं कि 4 साल के बाद में जो आ जाएगा वह तो बेरोजगार हो जाएगा। ठीक है, एक तो यह बिल्कुल ही एक अजीब सा बयान है। आप सोचिए, शायद आपको पता नहीं होगा मगर अग्निवीर योजना के अंदर जो आदमी जाएगा 12वीं पास करके जाएगा वह 4 साल के लिए फ़ौज की ट्रेनिंग लेगा। उसके बाद में अगर कोई बंदा वहाँ से 4 साल के बाद में आ जाता है या वो नहीं कर पाता या उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो भी उसके पास बीए और बीकॉम की डिग्री होगी। मतलब अगर कोई आदमी यहाँ पर रहता हुआ नॉर्मल तरीके से 12वीं पास करेगा और उसके बाद में अगर वह बीए या बीकॉम की डिग्री लेता है तो उसको 3 साल लगते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसके पास सिर्फ बैचलर की डिग्री ही होगी। वहाँ पर अगर वह अग्निवीर योजना में जाता है तो पहले तो या तो वह सेलेक्ट हो जाएगा, और जब तक मुझे पता है या मैंने पता किया है उसके अकॉर्डिंग अब सरकार 4 में से 1 नहीं 4 में से 2 लोगों को अग्निवीर के थ्रू फौज में शामिल करेगी और 2 को वह शामिल नहीं करेगी। और जिनको शामिल नहीं करेगी उनको वह बाकायदा तनख्वाह भी देगी और उसके अलावा उसके पास बीए और बीकॉम की डिग्री भी होगी। यानी कि आप उसके बाद में भी पैसों के साथ, रिटायरमेंट पैसों के साथ आप आपकी पढ़ाई भी चालू कर सकते हो। और अगर आपके पास बीए या बीकॉम की डिग्री होगी तो आप सोचिए कि आपकी उसके बाद में इज्जत कितनी होगी, क्योंकि आपको वह डिग्री भारतीय सेना की तरफ से दी जाएगी और आप एक एक्सपीरियंस होल्डर होंगे। 4 साल की फ़ौज की ट्रेनिंग आपको पास वो आपको मायने रखेगी कि आपके पास 4 साल की फ़ौज की ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है आपके पास। ठीक है, तो आपको उससे फ़ायदा होगा। दूसरी बात जो राहुल गांधी बोलते हैं कि साहब हम अगर जीत गए तो हम लोग पूरे भारत के अंदर क्या बोलते हैं जातीय जनगणना करवाएंगे, और उसके हिसाब से वो क्या बोलते हैं कि सब जातीय जनगणना करवाएंगे और जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतना हक दिलवाएंगे हम। अब आप सोचिए कि जातीय जनगणना करवाएंगे तो जातीय जनगणना मुसलमानों की तो होगी नहीं, हिंदुओं की होगी, जिन हिंदुओं को इन्होंने पहले से ही 4 भागों में बांट रखा है, SC ST OBC और जनरल वालों कैटेगरी के अंदर। अब अगर उनके अंदर से भी ये जातीय जनगणना करवाएंगे तो मुसलमानों की तो भारतीय जनसंख्या मान लीजिए 15 से 20% होगी, मोटा मोटा बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, उस आंकड़े में मत जाइए।
दूसरी बात, अगर आप SC ST OBC और जनरल वालों की जातीय जनगणना करवाएंगे तो इनमें से कोई 10% रह जाएगा, कोई 5% रह जाएगा, कोई 15% रहेगा, कोई 2% रहेगा, मुझ जैसा तो 1% भी नहीं रहेगा। तो जब मैं 1% रहूँगा तो फिर तो इस कैटेगरी में संविधान के अंदर जो अल्पसंख्यकों को जो सुविधा दी जाती है तो वो से तो फिर अपने आप ही अल्पसंख्यक मैं बन जाऊँगा। तो जो अल्पसंख्यक, ये मैं मुसलमानों के लिए भी बोल रहा हूँ, जो अल्पसंख्यक है, तो जो अल्पसंख्यक है, क्योंकि अब इनकी जो संख्या तो 15 से 20% है, तो ये तो बहुसंख्यक बन जाएंगे, ठीक है। और जिनकी 1-2% जनसंख्या है वह अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो इसके अनुसार तो फिर तो जो अल्पसंख्यकों को जो फ़ायदा मिल रहा है सरकार की तरफ से, वो फ़ायदा मुझे मिलेगा क्योंकि मैं अल्पसंख्यक में आ जाता हूँ। तो ये जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। आप अगर ये जिस हिसाब से इनकी बात चल रही है तो भाई आप ये बात कर रहे हो तो इसके हिसाब से ये भी तो हो सकता है। आप इसको इस तरह से भी तो देख सकते हो कि अगर ये जातीय जनगणना होगी तो जातियां तो छोटी छोटी है, कम कम हिस्सों में, तो जातीय जनगणना के अनुसार एक तो अगर बट गए तो जो भी कम जातियां हैं वो अपने आप अल्पसंख्यक हो जाएंगी और जो अभी अल्पसंख्यक वह बहुसंख्यक हो जाएगी। तो जो उनको सुविधाएं मिल रही है वो उनको सुविधाएं नहीं मिलेगी। दूसरी बात, अगर जिसकी जितनी संख्या उसको उतना अधिकार मिलेगा। तो सपोज करिए जिसके 10 बच्चे हैं और जिसके 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे होने वाले ने अपनी ज़िंदगी भर तक मेहनत की, उसके बाप दादाओं ने मेहनत की है और उनके पास अगर 5 घर है, ठीक है, वो जो अपनी मेहनत से उन्होंने दिन रात मेहनत करके कमाए, और जो 10 बच्चे वाले उसने कुछ नहीं किया, उसने पंचर बनाया या रिक्शा चलाया या ठेला चलाया। अब उसको क्या होगा, जब जातीय जनगणना होगी तो उसकी तो संख्या ज़्यादा है और इसकी संख्या कम है, तो मतलब उसके 5 घर में से 4 घर उससे लेके उसको दे दिए जाएंगे, मतलब उसने तो कुछ किया ही नहीं। तो जब अगर जनसंख्या के आधार पर ये अगर आपको हक मिलेगा तो हर कोई सिर्फ बच्चे पैदा करेगा, काम कौन करेगा, है ना। फिर तो घर पे रहेंगे लोग, बच्चे पैदा करेंगे, फिर उनके लिए क्या बोलते हैं रोजगार की सुविधा कहाँ से आएगी, उनको जो आप दे रहे हो वो कहाँ से आएगा। तो फिर तो देश भुखमरी और क्या बोलते हैं गृह युद्ध की स्थिति में अपने आप ही आ जाएगा। अगर आप सिर्फ संख्या के अकॉर्डिंग ही दोगे तो फिर तो हो गया काम, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप सोचिए कि इस हिसाब से अगर आप जनसंख्या मतलब जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हक दोगे तो इसके अकॉर्डिंग तो आरक्षण वैसे ही खत्म हो जाएगा ना भाई। अगर आप 100% कोई चीज़ है तो अगर आप 100% चीज़ों को संख्या के अकॉर्डिंग देते हो तो जिसकी 10% है उसको 10% दे दिया, जिसकी 5% उसको 5% दे दिया, तो 100% तो वैसे ही बढ़ गया, तो आरक्षण के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी। फिर आप क्या करोगे। और दूसरा, अब जो राहुल गांधी या कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो निकाला है, सिंगल मैनिफेस्टो निकाला है, इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो नहीं है, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो निकाला है कि साहब अगर हमारी सरकार बन जाती है तो हम लोग सबको कुछ भी पहनने की आज़ादी होगी और उसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर सबको कुछ भी पहनने की आज़ादी होगी तो कोई कुछ भी कह सकता है। फिर तो जो धोती कुर्ता पहनने वाला है, जो कुर्ता पजामा पहनने वाला है, अगर वो पायलट बन गया तो बोलेगा कि साहब मैं तो साफा पहन के जाऊंगा पायलट में, साहब मैं तो पजामा पहन के जाऊंगा पायलट में। कोई कहेगा कि साहब मैं तो बुर्का पहन के जाऊंगी पायलट के अंदर, कोई कहेगा कि साहब मैं तो लुगड़ी पहन के जाऊंगी पायलट के अंदर, ठीक है। तो मतलब फिर तो ये कंडीशन नहीं है कहीं पर भी। कोई स्कूल में कहेगा नहीं साहब मैं तो धोती कुर्ता ही पहन के जाऊंगा पायलट स्कूल के अंदर, मैं तो साहब चड्डी में ही जाऊंगा स्कूल के अंदर, मेरी मर्जी, आज़ादी है। और ऐसे ही कह रहे हैं कि साहब अगर हमारी सरकार बनती है तो सबको खाने की पूरी आज़ादी होगी और उसमें भी कोई कंडीशन शब्द नहीं लिखा हुआ। तो खाने की आज़ादी का मतलब तो यह है, कोई कहेगा कि साहब मैं तो बीच सड़क पर खाऊंगा, खाने की आज़ादी है, मैं कुछ भी खाऊंगा। और कोई कहेगा कि साहब मुझे खाने की आज़ादी है तो फिर तो मैं कुछ भी काट के खाऊंगा, फिर तो सड़कों पे कटेगी। आप समझ रहे हो ना क्या कटेंगी, और उसमें भी कोई कंडीशन नहीं है। तो दोस्तों जो ये मैनिफेस्टो किया गया है और इस मैनिफेस्टो में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अल्पसंख्यकों को, अब अल्पसंख्यक कौन है ये आपको अच्छी तरह से पता है, उनको सरकारी नौकरियों में सरकारी जो ठेके होंगे उनमें प्रधानता दी जाएगी, जो लोन दिए जाएंगे उनमें प्रधानता दी जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ों में अल्पसंख्यकों को प्रधानता दी जाएगी। भाई अगर आप वाकई में निष्पक्ष पार्टी हो तो आपको पर्टिकुलर ये कहने की क्या ज़रूरत है कि हम अल्पसंख्यकों को देंगे। अरे आप तो सबकी पार्टियाँ हो तो अल्पसंख्यकों को क्यों देते हो, सबको ही दो ना। भाई आप ये कहो कि साहब हम इतने सारे रोजगार पैदा करेंगे और ऐसे रोजगार पैदा करेंगे, हम लोगों को ऐसी मदद करेंगे, हम सबको बराबर तरीके से मदद करेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सबको बराबर तरीके से आवास प्रदान किए गए, सबको बराबर तरीके से शौचालय बनाए गए, सबके लिए बराबर तरीके से सड़कें ही बनाई गई। नहीं आप ये कहिए ना। अब आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में आइए, देखिए नरेंद्र मोदी जी राजनीति के महाधुरंधर खिलाड़ी हैं, मतलब अर्जुन से भी, अर्जुन के भी जो योद्धा के भी महायोद्धा है नरेंद्र मोदी जी। अगर आप उनकी राजनीति समझ की बात करें तो वह बंदा ऐसे बंदे हैं जो आज तक कभी भी विपक्ष में नहीं बैठे हैं। वह 3 बार सीएम का चुनाव जीत चुके हैं,
3 बार सीएम रह चुके, 2 बार पीएम का चुनाव जीत चुके, 2 बार पीएम रह चुके और अब तीसरी बार वह पीएम का चुनाव लड़ रहे हैं और वह दुनिया के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेताओं में से एक है। तो आप ऐसे बंदे जब वो कुछ बोलते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कल ही एक बयान आया है मोदी जी का, उन्होंने कहा है कि साहब अगर कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि अगर वह चाहते थे कि अगर वो जीतते, मतलब कि जो भारत का जितना भी बजट है उसका 15% वह सिर्फ मुसलमानों पे खर्च करना चाहते थे, है ना। तो यह बात अब कांग्रेस वाले इसको खुलकर विरोध नहीं कर रहे इसका, ना ही बोल रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह बात इन लोगों के द्वारा ही पहले कही गई है, तो यह इसका विरोध कर ही नहीं सकते। अब जैसे मोदी जी ने एक और पहले दिया था कि साहब कांग्रेस तो ऐसे काम कर रही है कि आपका मंगलसूत्र तक बिक जाएगा, आपका मंगलसूत्र तक ले लेंगे, आपके घर भी ले लेंगे ये लोग। तो मैं आपको बताऊं, ये सारा ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको नुकसान होगा ही होगा। तो ये क्या करते हैं कि ये जो कांग्रेस वाले जो पहले भाषण दे चुके हैं वही मोदी जी चुनते हैं और उन चीज़ों में से यह लेते हैं और उनकी बाल की खाल निकालते हैं। भाई आपने जो कहा है उसके ऊपर तो बंदा बोलेगा ही ना। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी ने जैसे हिंदू मुसलमान का नाम लिया तो कांग्रेस वालों ने ये कह रहे हैं कि सब नरेंद्र मोदी जी तो हमेशा हिंदू मुसलमान करते हैं। तो देखिए यह तो राजनीतिक पार्टियों की आदत होती है ऐसा ही करने की, मगर हम लोग जो वोटर हैं, हम लोग जो आम आदमी हैं, इन नेताओं से हमेशा सतर्क रहिए। भले वो किसी भी पार्टी के नेता हो, अपना दिमाग लगाइए और वोट कीजिए। मैं नहीं कहता कि आप इस नेता को वोट कीजिए, इस पार्टी को वोट कीजिए, मगर मैं कहता हूं कि आप सिर्फ वोट कीजिए, किसी को भी वोट कीजिए, क्योंकि आपका एक वोट सही सरकार बना भी सकता है और आपका एक वोट खराब सरकार बनवा भी सकता है। जय हिंद, जय भारत।